नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक जिसे ओरिजिन ऑफ द अर्थ कहते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस है ना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपके मन में सवाल आना चाहिए और इसके बारे में आपको जानना भी चाहिए कि अगर ये इम्पोर्टेंट है तो क्या कोई ऐसा टॉपिक भी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो कौन सा टॉपिक है। तो बिल्कुल इस धारणा में मत रहिएगा, क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात होती है कि ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप किसी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक इस एग्ज़ाम में बहुत आया है तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसमें कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट नाम की कोई चीज़ नहीं बचती है। ये मैं हर वीडियो में बोलूँगा कि ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो उसका मतलब ही यही है कि वो हर टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट में। तो ये हो गई इम्पोर्टेंट ना इम्पोर्टेंट की बात। चलते हैं अपने टॉपिक पे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो बहुत समय से बहुत सारे साइंटिस्ट अपने व्यूज़ देते आ रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे थी। जो कुछ नहीं पढ़ते हैं उनके मन में भी कुछ ना कुछ मत होता ही है कि हो सकता है पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई हो, पृथ्वी की उत्पत्ति वैसे हुई हो लेकिन इसके बारे में कोई सटीक कारण अभी तक नहीं मिल पाया है। आपने रिसेंट में थ्योरी सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कुछ 14.8 बिलियन ईयर अगो से हमें बताया जाता है कि बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था और धीरे धीरे करके हमारे स्टार, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज़ वगैरह का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, तो तकरीबन सन 1700 के बाद से इस पे प्रैक्टिकल शोध होने शुरू हुए थे कि आखिर में वो क्या रीज़न है, ऐसा क्या प्रोसेस था कि हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हुए और जितनी भी चीज़ें स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो गैलेक्सीज़ हो गई, सोलर सिस्टम हो गए, स्टार्स हो गए, एस्टेरॉयड हो गए, ब्लैक होल हो गए, बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब का फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे। तो जब ओरिजिन की हम बात करते हैं तो हमें दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। पहला एक रिलीजियस ग्रुप होता है और एक साइंटिफिक ग्रुप होता है। रिलीजियस ग्रुप में नाम से ही हमें पता चल जाता है कि रिलीजियस ग्रुप में जो धार्मिक धारणाएं हैं, जैसे एक फैक्ट के तौर पे मैं बताऊं कि 1600 कुछ में एक आर्क बिशप थे अशर नाम के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4004 बीसी में हुई थी, 26 अक्टूबर को 9 बजे सुबह। सोचिए, आप इतना एग्जैक्ट टाइम बता दिया है उन्होंने। बड़ी ही शोध, बड़ी ही रिसर्च की होगी ये बताने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी ये आपको स्टेटमेंट मिलते हैं कि पृथ्वी 5000 साल पहले बनी थी, 6000 साल पहले बनी थी, वो सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन है या एक कम्युनिटी ओपिनियन है। उसका कोई बेसिस नहीं है साइंटिफिक, या कोई लॉजिक नहीं है उसमें। तो इसलिए हम उसे बहुत ज़्यादा मान्यता देते भी नहीं हैं। हमें आज की दुनिया में उसे बहुत ज़्यादा मान्यता मिलती भी नहीं है। जब हम दूसरे ग्रुप में बढ़ते हैं, साइंटिफिक ग्रुप, तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता लगता है कि इसमें हाँ साइंटिफिक लॉस के बेसिस पे हमें जो थ्योरीज़ और हाइपोथेसिस बताई जाती हैं ये उन्हें कंसिस्ट करता है। इनमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्हें जो कई सारी हाइपोथेसिस हैं उनमें हम देखते हैं कि किसी में शुरुआत में एक ही पिंड दिखाया जाता है, किसी में 2 दिखाया जाता है, किसी में 3 दिखाए जाते हैं। उनके हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, जिसे मोनिस्टिक, डुअलिस्टिक और बाइनरी स्टार कहते हैं। मोनिस्टिक में हम सिर्फ एक ही तारे को रखते हैं, डुअलिस्टिक में हम 2 तारों को रख लेते हैं और बाइनरी स्टार में हम 2 से ज़्यादा तारों को रख लेते हैं। इस सीरीज़ में जब हम जो सबसे पहली हमें हाइपोथेसिस मिलती है वो इमैनुअल कांट की मिलती है, जिन्होंने 1755 में अपनी गैशियस हाइपोथेसिस दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने ये बताया था कि हमारे जो सोलर सिस्टम है और जो ग्रह हैं हमारे,
उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने ये पूरा प्रोसीजर बताया था कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये अज्यूम किया, उन्होंने ये सपोज किया, ये माना कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग में एक प्राइमॉर्डियल मैटर था। प्राइमॉर्डियल मैटर, अब ये क्या चीज़ है? तो प्राइमॉर्डियल मैटर का मतलब है जो ऐसा मैटर, ऐसा पदार्थ जो समय की शुरुआत से ही ब्रह्मांड में उपस्थित है। उसके पीछे ना कोई कारण है, ना कोई लॉजिक है, वो बस था वहाँ पे। इन्होंने ऐसा माना कि शुरुआत में ही एक बड़ा सा क्लाउड था जो कि बहुत ही ठंडा था और मोशनलेस था, वो एक जगह से पूरा स्थिर था। उसके बाद इन्होंने ये माना कि इन जो मैटर था, इसमें जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में कोलिजन होने लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनमें कोलिजन होने लगा। और जब ये कोलिजन हुआ तो उस कोलिजन से हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। ये इतना तो समझ में आता है, लेकिन उसमें इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि इस हीट के साथ ही ये जो मैटर था, ये पार्टिकल था, ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेटरी मोशन करने लगा। उसके बाद एक नेबुला का फॉर्मेशन हुआ जो कि काफ़ी गर्म था और गोल गति से घूम रहा था। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे उसमें हीट बढ़ी, उस नेबुला का साइज़ बढ़ा और साइज़ के साथ ही उस नेबुला के घूमने की गति भी बढ़ती गई। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि एक समय ऐसा आया कि उस नेबुला का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो गया। जब हम रोटेटरी मोशन की बात करते हैं तो हमें दो फोर्सेस का नाम देखने को मिलता है, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो ऑब्जेक्ट को रेंज के बाहर फेंकने का काम करता है। जैसे अगर आप रस्सी लीजिए, उसमें अंत में पत्थर बांध के उसे घुमाइए, तो देखेंगे अगर आप बीच में कहीं छोड़ देते हैं उसे, तो वो जहाँ पे आप छोड़ते हैं उसी के वेक्टर डायरेक्शन में वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसे बाहर जाने में मदद करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो उसे बांधे रखने में काम करता है। तो ये इमैनुअल कांट बताते हैं कि इसी नेबुला में एक समय ऐसा आया जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो गया और ये जो नेबुला घूम रहा था, इसकी बाहरी जो परत थी वो रिंग के फॉर्म में उस नेबुला से अलग होने लगी। और जैसे जैसे वो रिंग अलग होती गई, ऐसे करके कुछ जितने हमारे आज प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह की रिंग्स अलग हुई और वही रिंग बाद में जाके कंडेंस होके आज के प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड जो भी है उनमें ये तब्दील होगी। कुछ इस हिसाब से इन्होंने बताया अपनी थ्योरी में या हाइपोथेसिस में कि हमारे आज के सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इम्पोर्टेंस इस हाइपोथेसिस का ये है कि हम देखते हैं कि ये डेट 1755 की ये सबसे पहला अटेम्प्ट था जब किसी ने ये प्रैक्टिकल रीज़न के साथ हमें बताया हो कि हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ कैसे है। थ्योरी तो इन्होंने दे दी, लेकिन अब हमारा काम है कि अब हम उसमें गलती निकालेंगे। तो इवैल्यूएशन हुआ इनकी हाइपोथेसिस का। इवैल्यूएशन में कुछ पॉइंट सामने आए कि इनकी थ्योरी, इनकी हाइपोथेसिस किस लिए मान्य नहीं है। सबसे पहला तो पॉइंट यहीं पे आ जाता है जब इन्होंने ये बताया कि यूनिवर्स में प्राइमॉर्डियल मैटर पहले से था, तो अब उसकी ऑरिजिन को एक्सप्लेन करना भी इन्हीं का काम था कि उन्हें ये बताना था, उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था कि ये प्राइमॉर्डियल मैटर आखिर आया कहाँ से, इसकी कहीं से ऑरिजिन हुई होगी इसकी भी, तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आता है कि जो इन्होंने ये बताया कि ये रोटेटरी मोशन पार्टिकल्स ने स्टार्ट कर दिया, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कभी भी रैंडम कोलिजन के कारण रोटेटरी मोशन कभी नहीं इस्टेब्लिश्ड हो सकता।
तीसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया कि साइज़ के साथ साथ स्पीड इंक्रीज हो गई। जब आप पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब आपको पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। किसी भी रोटेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, उसमें साइज या मास कभी इंक्रीज नहीं हो सकता। तो ये भी इनका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और इन्हीं कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से इनकी थ्योरी को अमान्य कर दिया गया। और इसके बाद कई सारे हाइपोथेसिस और हमें देखने को मिले धीरे धीरे करके, जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस है, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है चैम्बरलिन और मोल्टन की, टाइडल हाइपोथेसिस है जेफरी और जीन की, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है। ऐसे ही करके हमें बहुत सारी हाइपोथेसिस मिलती हैं जिनमें अलग अलग तरीके से हमारे सोलर सिस्टम की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, भौकाल मचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।